चले जी, लास्ट क्लास में हमने आइडल टाइम पढ़ लिया था और आइडल टाइम के हमने 2 सवाल कर लिए थे। कौन कौन से सवाल थे हैंडआउट में, जरा हैंडआउट निकाल लें। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 देखो, 12 और 13 तो होमवर्क दिया था ना, 10 और 11 कर लिया था। सही, 10 और 11 हमने क्लास में सॉल्व कर लिया था। फिर मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कॉस्ट पर आवर का, और कॉस्ट पर आवर में फिर मैंने आपको बताया था कि देखें 1 घंटे की कॉस्ट कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला था वो था टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आवर्स। फिर हमने ये बात डिस्कस कर ली थी कि देखें टोटल कॉस्ट जो है ना वो तो हमेशा सवाल में गिवन होगी, उसका आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। टोटल कॉस्ट आपको हमेशा सवाल में दी हुई होगी, उस पर कोई काम करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता आपको जो वर्किंग करनी है वो किसके ऊपर करनी होगी मेरे भाई, वो करनी होगी टोटल आवर्स के ऊपर। फिर मैंने आपको बताया था कि देखें टोटल आवर्स में 2 चीजें होती हैं, एक होते हैं प्रोडक्टिव आवर्स और एक होते हैं आइडल आवर्स। अब सवाल में इन दोनों में से कोई एक चीज आपको गिवन होगी, या तो सवाल में प्रोडक्टिव आवर्स गिवन होंगे या फिर सवाल में आइडल आवर्स गिवन होंगे। अगर सवाल में प्रोडक्टिव आवर्स गिवन है तो प्रोडक्टिव आवर्स की मदद से आपने टोटल आवर्स निकालने होंगे, या अगर आइडल आवर्स गिवन है तो आइडल आवर्स की मदद से आपने टोटल आवर्स निकालने होंगे। यानी कि आपके पास सवाल में टोटल आवर्स कभी भी गिवन नहीं होंगे, इन दोनों में से कोई एक चीज गिवन होगी, दूसरी चीज आप कैलकुलेट करेंगे, यानी कि टोटल आवर्स आप कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे और आंसर कैलकुलेट हो रहा होगा। ये बात हमें याद रखनी है। जरा देखिए हैंडआउट में क्वेश्चन नंबर 12 और 13 मैंने आपको होमवर्क में दिया था, जरा उसको देख लेंगे ताकि हम उसके हिसाब से उसको सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास थी कॉस्ट पर आवर ना। अच्छा मुझे बताओ टोटल कॉस्ट कितनी थी? कॉस्ट कितनी थी? टोटल कॉस्ट बताओ। 2,50,000, 2.5 लाख डिवाइडेड बाय टोटल आवर्स। अच्छा, टोटल आवर्स नहीं थे, सवाल में क्या थे? प्रोडक्टिव आवर्स। अच्छा, प्रोडक्टिव आवर्स कितने थे? 12,000 प्रोडक्टिव आवर्स थे। तो मैंने कहा जी 12,000 प्रोडक्टिव आवर्स हैं और मुझे इससे क्या निकालने हैं? प्रोडक्टिव आवर्स हैं और मुझे इसकी मदद से क्या निकालने हैं? टोटल आवर्स। सवाल में आइडल टाइम कितना दिया हुआ है? 25%। इसका मतलब है कि प्रोडक्टिव आवर्स कितने परसेंट होंगे? 75%। यानी कि जो 12,000 घंटे हैं ये असल में कितने परसेंट है, और मुझे 75% से कितने परसेंट पर जाना होगा? 100% पर। मेरे पास 75% आवर्स गिवन है और मुझे 75% से कितने परसेंट पर जाना है मेरे भाई? 100% पर। तो वही जादुई फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय गिवन। अमाउंट कितनी है? 12,000, रिक्वायर्ड इज, गिवन इज, तो कितना हो जाएगा? 16,000। 15 पॉइंट तो ये हो जाएगा 15.62 पर आवर। ठीक हो गया। अच्छा, अगला वाला सवाल भी ऐसे ही होना था। नहीं, डायरेक्ट आ गया ना। हाँ, लेकिन फिर अगर आप इसमें आइडल आवर्स निकालती ना तो फिर वो प्लस होता, लेकिन मैंने जब मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया तो वो डायरेक्टली टोटल आवर्स आ गए ना, तो फिर हमें प्लस करने की जरूरत नहीं। अच्छा, सवाल नंबर 13, कॉस्ट पर आवर 180। टोटल कॉस्ट कितनी है? 1,80,000। अच्छा जी, प्रोडक्टिव आवर्स 8,000। सही जी, प्रोडक्टिव आवर्स कितने हैं मेरे भाई? प्रोडक्टिव आवर्स हैं 8,000। और मुझे बताओ कि आइडल आवर्स कितने परसेंट है? 20%। आइडल आवर्स हैं 20%, तो प्रोडक्टिव आवर्स कितने परसेंट हो गए? 80%। मुझे इस 80% से टोटल आवर्स निकालने हैं, यानी कि मुझे इस 80% की वैल्यू से कितना परसेंट निकालना है? 100%। तो वही फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। क्या फॉर्मूला लगेगा मेरे भाई? अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय, अमाउंट कितनी है? 8,000, रिक्वायर्ड कितना है? 100 डिवाइड बाय गिवन कितना है जी मेरा भाई? 10,000। ऐसे ही है। ठीक हो गया। तो जरा कैप्लन की किट निकाल लें। कैप्लन की किट में आप सवाल सॉल्व करेंगे 105 एंड 106, 105 और 106। एक 105, 106 जी बेटा। 105 का आंसर क्या है?
8.25। और उसके बाद जो दूसरा वाला सवाल था उसमें तो मैंने उसने आइडल टाइम डिस्कस किए, और ये बात मैंने आपको लास्ट क्लास में बड़ी डिटेल में पढ़ाई और समझाई थी कि देखिए आइडल टाइम जो है ना वो किसी भी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का कसूर नहीं है। यानी कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आइडल टाइम किसी एक खास बंदे का कसूर है, तो किसी भी खास बंदे का कसूर नहीं है। आइडल टाइम जो है ना ये भाई ये किसी भी वजह से हो सकता है, मतलब उसका कोई भी रीज़न हो सकता है और ये किसी भी वजह से आइडल टाइम हो सकता है। तो इसकी कोई स्ट्रिक्ट फिक्स रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। ये एक्सटर्नली भी किसी की वजह से हो सकता है, ये इंटरनली भी हो सकता है, इंटरनली एम्प्लॉयर की वजह से भी हो सकता है, और इंटरनली किसी भी एम्प्लॉय की वजह से हो सकता है। तो ये बात हम याद रखेंगे। अच्छा जी, इसके बाद हमने एक चीज पढ़ी थी, दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ बोनस। MA1 में पढ़कर आए थे, अगर आपको खुदा ना खास्ता याद है तो। और हमने वहां पर क्या पढ़ा था? हमने वहां पर पढ़ा था कि भाई जब आप कंपनी के बताए हुए काम से बेहतर काम करते हैं ना, तो कंपनी उसके अगेंस्ट में आपको एक एक्स्ट्रा अमाउंट पे करती है, एंड दैट एक्स्ट्रा अमाउंट इज नोन एज योर बोनस। देखो कंपनी हमेशा कंपनी का ना काम करने का एक पैटर्न है। कंपनी आपको कभी भी ये नहीं कहेगी कि यार ये काम करना है, वो देख लो अपनी मर्जी से देख लो, जितने टाइम में हो सकता है तुम कर लो। बल्कि कंपनी आपको हमेशा एक टारगेट सेट करके देती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक लेबर को बुलाया, और मैंने उसको कहा कि भाई मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुम मुझे 300 यूनिट बनाकर दोगे, और इन 300 यूनिट बनाने के लिए ना तुम्हारे पास टाइम है 100 घंटों का। यानी कि नॉर्मल सिचुएशन में अगर एक लेबर तरीके से काम करे तो वो ये 300 यूनिट 100 घंटों में बना लेता है। तो हमारे हिसाब से तुम 100 घंटों में ये यूनिट्स बना लोगे। अब इसमें मल्टीपल चीजें होंगी। एक चीज तो ये होगी कि तुम वो 100 यूनिट बना लोगे, पूरे 100 घंटों में 300 यूनिट बना लोगे। एक, तुमने ज्यादा टाइम ले लिया तो तुम्हारा परफॉर्मेंस लेवल क्या हो जाएगा मेरे भाई? नेगेटिव हो जाएगा। तुमने कम टाइम लिया तो तुम्हारा परफॉर्मेंस लेवल क्या हो जाएगा मेरे भाई? तुम्हारा परफॉर्मेंस लेवल पॉजिटिव हो जाएगा। तुम्हें उन्होंने 300 यूनिट बनाने के लिए दिए 100 घंटे, तुमने वो यूनिट बना लिए 80 घंटों के अंदर, सही ना? तुमने 80 घंटों के अंदर क्या बना लिए मेरे भाई? तुमने 80 घंटों के अंदर यूनिट्स बनाकर साइड में रख दिए। अब जब तुमने 80 घंटों में यूनिट्स बना लिए तो इसका मतलब है कि तुमने कंपनी के 20 यूनिट बचाए। और मैं हमेशा ये कहता हूं कि देखें, लेबर या कोई भी इंप्लॉय जब ऑर्गेनाइजेशन में बेहतर काम करता है ना, तो उसके पीछे बैक हैंड पर एक लालच होता है, एक रिवॉर्ड। अब सबके लिए रिवॉर्ड अलग अलग है। कोई मॉनेटरी फॉर्म में रिवॉर्ड चाहता है, कोई प्रमोशन की फॉर्म में रिवॉर्ड चाहता है, कोई रिकग्निशन की फॉर्म में रिवॉर्ड चाहता है। तो बेसिकली आपको रिवॉर्ड चाहिए होता है, जिसमें मैंने कहा था कि देखो अगर तुम एक दफ़ा शाबाशी दोगे ना, यार बहुत अच्छा काम किया शाबाश, दूसरी दफ़ा शाबाशी दोगे तो तीसरी दफ़ा वो अच्छा काम नहीं करेगा, बोलेगा शाबाश अपने पास ही रख लो भाई। अच्छा, अब लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से लेबर उसको रिकग्निशन नहीं चाहिए, उसको प्रमोशन नहीं चाहिए। लेबर को क्या चाहिए मेरे भाई? अभी फिलहाल पैसे। तो उसको मैं जो भी रिवॉर्ड दूंगा वो किस शक्ल में दूंगा? पैसों की शक्ल में दूंगा। तो मैंने लेबर से ये वादा किया कि भाई मैं जो तुम्हें टाइम दूंगा ना, अगर तुमने उससे कम टाइम के अंदर काम कर लिया तो मैं तुम्हें उस टाइम बचाने की एक एक्स्ट्रा पेमेंट करूंगा, एंड दैट एक्स्ट्रा पेमेंट विल बी कंसिडर्ड एज योर बोनस। इसका मतलब यह है कि मैंने लेबर से कहा कि देखो तुम जितने घंटे काम करोगे ना, सबसे पहले तो मैं तुम्हें उतने घंटों की बेसिक पे दे दूंगा। तुम जितने घंटे काम करोगे उतने घंटों की मैं तुम्हें क्या दे दूंगा मेरे भाई? मैं तुम्हें बेसिक पे दे दूंगा, एक। और दूसरा, अगर तुमने एक्स्ट्रा काम किया यानी कि अच्छा काम किया तो तुम्हें एक एडिशनल अमाउंट पे की जाएगी, एंड दैट एडिशनल अमाउंट विल बी कंसिडर्ड एज योर बोनस। तो बेसिक पे प्लस बोनस विल बी कंसिडर्ड एज योर ग्रॉस अर्निंग्स। सही भाई, बेसिक पे प्लस बोनस विल बी कंसिडर्ड एज योर ग्रॉस अर्निंग। उसे हम बेसिकली किसका नाम देंगे? उसे हम ग्रॉस अर्निंग्स का नाम दे रहे होंगे। तो याद रखें कि जितने घंटे उसने काम किया है उसकी जो पेमेंट मैं उसे करूंगा, दैट विल बी कंसिडर्ड एज योर बेसिक पे। और अगर उसने मेरे बताए हुए काम से बेहतर काम किया तो उसको एक एक्स्ट्रा पेमेंट करूंगा, एंड दैट एक्स्ट्रा पेमेंट विल बी कंसिडर्ड एज योर बोनस। दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या कैलकुलेट हो जाएगा? ग्रॉस अर्निंग्स कैलकुलेट हो जाएगी। और ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अगर आपको खुदा ना खास्ता याद हो, बाकी तो अल्लाह खैर करेगा, कि जब आप सवाल सॉल्व कर रहे हो ना, तो सवाल सॉल्व करते हुए सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लें। पहले ये चेक कर लें कि रिक्वायरमेंट क्या कह रही है, उसके हिसाब से फिर आप आगे का काम करेंगे।
पहले आप ये चेक कर लें कि रिक्वायरमेंट क्या कह रही है, फिर उसके हिसाब से आप आगे का काम करेंगे। हो सकता है कि आपने रिक्वायरमेंट देखी और रिक्वायरमेंट कह रही है कि जी कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बोनस, तो इसका मतलब है कि फिर सिर्फ क्या कैलकुलेट होगा, फिर सिर्फ बोनस कैलकुलेट होगा और कुछ भी कैलकुलेट नहीं होगा। जबकि दूसरी तरफ आपने सवाल देखा और सवाल ने कहा कि जी कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बेसिक, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ग्रॉस अर्निंग्स, और अगर उसने कहा कि ग्रॉस अर्निंग, तो इसका मतलब है कि मैं बेसिक पे और बोनस दोनों कैलकुलेट कर रहा हूं। तो पहले सवाल की रिक्वायरमेंट देखें कि वो मांग क्या रहा है, उसके हिसाब से आप चीजें कैलकुलेट कर लेंगे। पहली बात, क्या ये बात क्लियर है यहां तक? अब आप देखें हैंडआउट में जो मैंने आपको दिया है, सवाल नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, हाथ साफ करें, देखें आपको MM1 का कितना याद है। क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 दोनों, 14 और 15 दोनों। नंबर 14, जरा पहले डाटा देख ले, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या क्या है। यूनिट प्रोड्यूस कितने? 7000, ठीक हो गया। अच्छा, एक यूनिट बनाने का टाइम कितना दिया गया था? टाइम अलाउड कितना है? 15 मिनट, 15 मिनट पर यूनिट, ठीक है। और टाइम टेकन कितना है? 12 मिनट पर यूनिट, ठीक हो गया। और फिर उसके बाद अपना रेट पर आवर कितना है? $16, और बोनस कितना मिला है? 50% ऑफ टाइम शिफ्ट। और हमें कैलकुलेट करनी है ग्रॉस अर्निंग। अच्छा, इस बात को हम ज़हन नशीन कर लें, इस बात को हम याद कर लें कि भाई हम हमेशा सवाल स्टार्ट करते हैं विद द वर्किंग ऑफ टाइम शिफ्ट। जब भी बोनस का सवाल आएगा ना, तो जो सबसे पहली चीज मुझे कैलकुलेट करनी है वो हमेशा क्या कैलकुलेट करनी है? टाइम सेव्ड की अमाउंट कैलकुलेट करनी है। तो जब मैं टाइम सेव्ड कैलकुलेट करने जाऊंगा तो याद रहे कि टाइम सेव्ड कैलकुलेट होता है बाय टेकिंग द डिफरेंस बिटवीन द टाइम अलाउड एंड द टाइम टेकन। सही भाई? by taking the difference between the time allowed and the time taken। मैं टाइम अलाउड और टाइम टेकन के दरमियान का डिफरेंस लूंगा। अच्छा जी, कितने यूनिट्स बनाने थे? 7000, और एक यूनिट बनाने का टाइम अलाउड कितना था? 15 मिनट। तो 7000 यूनिट्स का टाइम पीरियड कितना होगा? तो मैंने कहा जी 7000 यूनिट्स का टाइम पीरियड निकालने के लिए मैं 7000 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 15 से। सही है? अच्छा, जब मैं 7000 को मल्टीप्लाई करूंगा ना 15 से, तो जो मेरे पास आंसर आएगा कितना? 1,05,000। ये आंसर आया है मिनट्स में, लेकिन मैं वर्किंग मिनट्स में नहीं करता ना, मैं तो वर्किंग किस में करूंगा? आवर्स में। तो मुझे मिनट्स को कन्वर्ट करना होगा आवर्स के अंदर, और मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसको डिवाइड कर दूंगा किससे? 60 से। तो मैंने कहा जी डिवाइडेड बाय 60। जी मेरा भाई 1750 आवर्स। टाइम टेकिंग 7000 इंटू 12, तो ये कितना बनेगा? 84,000। मैंने 7000 को मल्टीप्लाई किया 12 से, तो मेरे पास जो अमाउंट बनी, जो मेरे पास मिनट्स बने, वो कितने थे मेरे भाई? वो थे 84,000 मिनट्स। अच्छा, 84,000 मिनट्स मेरे पास टोटल में आए ना, लेकिन मुझे कैलकुलेशन किस में करनी है मेरे भाई? मुझे कैलकुलेशन करनी है आवर्स में, और आवर्स में कैलकुलेशन करने के लिए मैं इसको डिवाइड कर दूंगा किससे? 60 से। तो ये आ गया 1400 आवर्स। सही है? 350 आवर्स। तो ये कितना हो गया मेरे भाई? टाइम शिफ्ट। सही है? अब मुझे निकालनी है ग्रॉस अर्निंग। अच्छा, ग्रॉस अर्निंग में क्या क्या आएगा? मैंने कहा जी ग्रॉस अर्निंग में दोनों चीजें आ जाएंगी, बेसिक पे प्लस बोनस। अच्छा, बेसिक पे कितने घंटों की मिलती है? देखो, बेसिक पे है कि लेबर ने जितने घंटे काम किया है ना, सबसे पहले तो मैं उसको उसकी पेमेंट कर दूंगा। मैंने लेबर को बुलाया, मैंने कहा बेटे इधर आ जा, और लेबर से मैंने पूछा तुमने काम कितने घंटे किया? उसने मुझे बताया कि मैंने काम किया है कितने घंटे? 1400 घंटे। तो मैंने कहा सबसे पहले तो एक काम ये करो ना कि तुम ये 1400 घंटों की पेमेंट लेकर तो निकलो ना, शाबाश। और एक घंटे का रेट कितना था उसका? 16। तो मैं 1400 को मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे? 16 से। जी मेरा भाई 22,400, और इसमें मैं प्लस कर दूंगा बोनस। बोनस कितना मिल रहा है? टाइम सेव्ड का 50%। टाइम सेव्ड था 350 आवर्स का मैंने लिया 50%, देखिए कितना आया? 175। 350 घंटे उसने बचाए। मैंने कहा कि भाई तुम जितना टाइम बचाओगे ना, उसका आधा यानी कि 50% के टाइम पीरियड की मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पेमेंट करूंगा एज अ बोनस।
यानी कि वो टाइम तुम काम नहीं कर रहे हो लेकिन फिर भी मैं तुम्हें क्या करूंगा, पैसे पे करूंगा। तो मैंने कहा जी 350 का 50%, तो ये कितना बन जाएगा 175 आवर्स इंटू 16। जी भाई 2800 प्लस कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया मेरे भाई, इसे कॉपी कर लें और जरा क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करके बता दें मुझे, सवाल नंबर 15। चले जी, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आ गया 22740। ठीक है, बाकी अल्लाह खैर करेगा। अच्छा जी, देखिए फिर हमें इस चीज़ को समझना है कि ये जो पेमेंट होती है ना, किसी भी तरीके की जो पेमेंट होती है, ख़ास तौर पे जो बोनस वाली पेमेंट है ना भाई, ये किसी भी कंपनी का ना बड़ा इंटरनल फैसला है। देखो पहली चीज़ तो ये है कि मैंने बोनस देना है या नहीं देना, ये पर्टिकुलरली मेरी डिसीजन मेकिंग है। दूसरी चीज़, किस तरीके से देना है ये भी मेरा फैसला है। देखो इस बात को समझो कि अगर तुमने अच्छा परफॉर्म किया है तो तुम्हें बोनस मिलेगा, ये कंपलसरी नहीं है, ये कंपनी का अपना फैसला है। कंपनी अपने फाइनेंशियल हालात देखती है और फाइनेंशियल हालात देखते हुए आपको ये फैसला करना होता है कि भाई मुझे बोनस देना है या नहीं देना। अच्छा, फिर बोनस कैलकुलेट कैसे होगा, ये भी कंपनी का इंटरनल मसला है। देखो ये जो हमने फॉर्मेट पढ़ा है ना क्वेश्चन नंबर 14-15 में, और जो हम MA 1 में भी पढ़कर आए हुए हैं, ये फॉर्मेट स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। नॉर्मली बोनस इस तरीके से कैलकुलेट होता है, समझना इस बात को, नॉर्मली बोनस इस तरीके से कैलकुलेट होता है, लेकिन बोनस हमेशा इस तरीके से कैलकुलेट होगा ये ज़रूरी नहीं है। नॉर्मली बोनस इस तरीके से कैलकुलेट होता है, लेकिन हमेशा बोनस इस तरीके से कैलकुलेट होगा ये ज़रूरी नहीं है। ऑटोमेटिकली कभी कभार बोनस किसी और तरीके से भी कैलकुलेट किया जा सकता है। देखिए अगर बोनस वाला सवाल है ना और कोई मजीद डिटेल नहीं लिखी हुई, तो इसका मतलब है कि फिर बोनस इसी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कैलकुलेट होगा। अगर बोनस किसी और तरीके से कैलकुलेट होना होगा तो उस बोनस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला एग्जामिनर सवाल के अंदर लिख कर देगा, और अगर सवाल के अंदर बोनस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला लिखा हुआ होगा तो फिर उसी फॉर्मूले से वो बोनस कैलकुलेट हो रहा होगा। इस चीज़ को हम जहन में रखेंगे, सही ना, फिर उसी फॉर्मूले से वो बोनस कैलकुलेट हो रहा होगा, इस चीज़ को हम जहन में रखेंगे। बाकी अल्लाह खैर करेगा। क्या ये बात क्लियर है यहाँ तक? कोई मसाइल? जरा कैप्लन की किट पर आए। कैप्लन की किट में आप एक सवाल सॉल्व करेंगे 122, 122, और एक सवाल आप सॉल्व करेंगे 111, 111, 122 और 111। पहले 122 सॉल्व करें फिर 111 सॉल्व कीजिएगा। पहले 122 आएगा फिर 111 आएगा। चले जी 122 पहला वाला जो था। अच्छा उसमें तो सिंपल क्या निकालना था, बोनस निकालना था। आपने बनाया था 60 यूनिट, एक यूनिट बनाने के लिए आपको टाइम दिया गया था 10 मिनट। 60 को मल्टीप्लाई करता 10 से, डिवाइड करता 60 से, तो टाइम अलाउड हो जाता 10 घंटे। मैंने बनाया 8 घंटों में, टाइम सेव्ड आया 2 घंटे, और 50% बोनस था। 2 घंटों का 50% निकालता तो 1, और रेट पर आवर था 8, तो उसको मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, $8 आंसर आ जाएगा। ऐसे ही है, ठीक है। फिर आ जाए 111 पर, 111 पर। अच्छा 111 में वही कहानी है जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाई थी कि भाई देखो हमने जो बोनस कैलकुलेट करना सीखा है ना, ये बोनस कैलकुलेट करने का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट का मतलब है कि नॉर्मली बोनस इस तरीके से कैलकुलेट होता है, सही ना, नॉर्मली बोनस इस तरीके से कैलकुलेट होता है, लेकिन हमेशा बोनस इसी तरीके से कैलकुलेट होगा ये ज़रूरी नहीं है। कभी कभार बोनस कैलकुलेट करने की चीज़ों में जो है ना वो डिफरेंस आ जाता है, सिचुएशन में फ़र्क आ जाता है। और वो बेसिकली क्या होगा, ज़रा 111 में देख लें। 111 में ना उसने बोनस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला दिया हुआ है। अ कंपनी पेज डायरेक्ट ऑपरेटिव्स अ बेसिक पे ऑफ 8.5 पर आवर प्लस अ प्रोडक्टिविटी बोनस। ठीक हो गया। द बोनस इज कैलकुलेटेड एज टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय बेसिक रेट पर आवर डिवाइडेड बाय 3। और फिर उसने आगे बताया टाइम अलाउड इज 2.4 मिनट्स पर यूनिट ऑफ आउटपुट एंड ऑपरेटिव प्रोड्यूस 1065 यूनिट्स इन अ 37/1/2। अगर 37/1/2 का मतलब हो गया 37.5। ठीक है, तो सिंपल सी कहानी है। सबसे पहले क्या निकालूंगा, मैंने कहा जी सबसे पहले निकालेंगे टाइम अलाउड और टाइम टेकन। कितने यूनिट्स बनाए,
2.65 और 1 यूनिट बनाने के लिए कंपनी ने हमें टाइम कितना दिया था 2.4 मिनट्स। तो मैं 1065 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 2.4 से, तो मल्टीप्लाई बाय 2.4 आंसर किस में आ जाएगा, मिनट्स में, और मैं इसको डिवाइड कर दूंगा किससे, 60 से, तो ये हो जाएगा 42.6। ठीक हो गया। फिर उसको कंपेयर किससे करेंगे, टाइम, वो सवाल में गिवन है, दैट इज 37.5। ये क्या आ गया, टाइम सेव्ड। अच्छा, मुझे इस सवाल में क्या निकालना है, ग्रॉस अर्निंग। अगर ग्रॉस अर्निंग निकालनी है तो मैं सबसे पहले क्या उठाऊंगा मेरे भाई, बेसिक पे, और उसमें प्लस क्या कर दूंगा, बोनस। बेसिक पे भाई जितने घंटे उसने काम किया ना, पहले तो उसको उसकी पेमेंट कर दो। कितने घंटे काम किया था भाई साहब ने, 37.5, और 1 घंटे का रेट कितना था, बिल्कुल पहली लाइन में लिखा था 8.5। तो मैंने कहा जी 37.5 मल्टीप्लाई बाय 8.5, जी मेरा भाई 318। ठीक हो गया मेरा भाई। प्लस क्या करेंगे, क्या ही बात है मेरा भाई। अब बोनस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, लिखा हुआ है ना, द बोनस कैलकुलेटेड एज, जरा पहला वाला ब्रैकेट पढ़ो। पहला वाला ब्रैकेट क्या कह रहे हैं, सही है, मतलब ठीक है, यानी कि पहला वाला ब्रैकेट है 5.1। ठीक हो गया। मल्टीप्लाई बाय बेसिक रेट डिवाइड बाय 3। बेसिक रेट था 8.5, 8.5 को डिवाइड करो 3 से, 2.83, तो मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा 2.83। बस कैलकुलेट करके आंसर क्या आ जाएगा, 333.20। हाँ, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो बेसिक पे को तो डिवाइड किया मैंने 3 से, 8.5 ना मैंने बेसिक पे को किया ना 8.5। पहली लाइन में जो बेसिक वेज है 8.5, उसको डिवाइड किया ना मैंने 3 से, तो वही आया 2.83। दोनों को प्लस करके आंसर आ जाएगा, बाकी अल्लाह खैर करेगा। चलें जी। अच्छा, पर आवर वाला कॉन्सेप्ट आप अगेन MA1 में पढ़कर आए हैं। कॉन्सेप्ट वही है, चीज़ें वही हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस वही हैं, उसमें कुछ नया नहीं है, सिवाय इसके कि आपको कुछ चीज़ें देखकर समझनी होंगी। देखिए पर आवर में क्या था, सबसे पहली चीज़ तो हमने पढ़ा था कि पर आवर के केस में हम डिफ्रेंशिएट करते हैं बिटवीन द डायरेक्ट लेबर एंड द इनडायरेक्ट लेबर, कि भाई डायरेक्ट लेबर अलग हो जाएगा और इनडायरेक्ट लेबर अलग हो जाएगा। फिर हमने पढ़ा था भाई डायरेक्ट लेबर कौन होता है, डायरेक्ट लेबर वो है जो कि इन्वॉल्व्ड है इन प्रोडक्शन, जबकि इनडायरेक्ट लेबर वो है जो कि प्रोडक्शन में इन्वॉल्व्ड नहीं है। मैंने कहा जी नॉट इन्वॉल्व्ड इन प्रोडक्शन, जिससे रिलेटेड मैंने आपको MA1 में बड़ी डिटेल में पढ़ाया और समझाया था कि भाई जो इनडायरेक्ट लेबर होता है, अच्छा जी, डायरेक्ट लेबर प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है, इनडायरेक्ट लेबर प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता। फिर मैंने आपको MA1 में ये बात पढ़ाई और समझाई थी कि भाई जो इनडायरेक्ट लेबर होता है ना, ये असल में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ना छोटू होता है। इसका मतलब है कि इसका काम कुछ नहीं होता है सिवाय इसके कि ये डायरेक्ट लेबर के साथ खड़ा होगा, और डायरेक्ट लेबर के साथ खड़ा होकर ना वो काम सीख रहा होता है कि ये काम करेगा कैसे, ताकि कल को जब डायरेक्ट लेबर हटेगा तो हम इनडायरेक्ट लेबर को उसकी जगह लाकर खड़ा कर देंगे, जिंदगी पुरसुकून हो जाएगी और हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सही ना, और ये साइकिल इसी तरीके से चलती रहेगी। इनडायरेक्ट लेबर काम सीखेगा, उसको हम डायरेक्ट लेबर की जगह लेकर आएंगे, फिर नया इनडायरेक्ट लेबर हायर करेंगे, और ये साइकिल इसी तरीके से कंटिन्यू रहेगी। अच्छा, दोनों को जो हम पेमेंट करते हैं ना वो पर आवर के हिसाब से करते हैं। अच्छा, दोनों को जब मैं पेमेंट पर आवर के हिसाब से कर रहा हूं तो मेरी नजर में वो क्या मानी जाएगी, मेरी नजर में वो बेसिक पे मानी जाएगी। जैसे कि डायरेक्ट लेबर है, तो डायरेक्ट लेबर को जो मैं अमाउंट पे करूंगा दैट विल बी कंसीडर्ड एज माय बेसिक पे, और इनडायरेक्ट लेबर को जो मैं पैसे पे करूंगा दैट विल बी कंसीडर्ड एज माय बेसिक पे। दोनों बेसिक पे हैं, इसमें तो कोई मसला वाली बात ही नहीं है। हाँ,
अलबत्ता मैंने आपको ये बात बताई थी और समझाई भी थी कि भाई देखो, मैं डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर के दरमियान डिफरेंशिएशन क्यों करता हूं। हम डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर के दरमियान डिफरेंशिएशन इसलिए करते हैं क्योंकि डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर को जो पैसे दिए जा रहे होते हैं ना, वो एक्सपेंस की कैटेगराइजेशन में अलग अलग है। जैसे कि अगर मैं डायरेक्ट लेबर को बेसिक पे दे रहा हूं तो मेरी नजर में वो क्या माना जाएगा मेरे भाई, डायरेक्ट एक्सपेंस। और अगर मैं इनडायरेक्ट लेबर को बेसिक पे दे रहा हूं तो वो मेरी नजर में क्या माना जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इसका मतलब ये है कि हमने इनको सिर्फ इस वजह से कैटेगराइज किया है क्योंकि इन दोनों को जो मैं अमाउंट पे कर रहा हूं, इन दोनों को जो मैं पैसे पे कर रहा हूं, वो एक्सपेंस की कैटेगराइजेशन में अलग अलग है। डायरेक्ट लेबर की जो बेसिक पे है वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट लेबर की जो बेसिक पे है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ये बात हम याद रखेंगे, बाकी अल्लाह खैर करेगा और कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। फिर हमने पढ़ा था कि देखें, एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम कहते हैं नॉर्मल वर्किंग आवर्स। नॉर्मल वर्किंग आवर्स पर आपको सिर्फ क्या मिलता है मेरे भाई, बेसिक पे मिलती है। डायरेक्ट लेबर की बेसिक पे डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट लेबर की बेसिक पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। लेकिन फिर दुनिया में एक चुन्नू मुन्नू सा कॉन्सेप्ट है, याद है ना, चुन्नू मुन्नू सा कॉन्सेप्ट, जिसे हम किसका नाम देते हैं, ओवर टाइम आवर्स का। जब मैं लेबर से एक्स्ट्रा काम कराऊंगा, सही ना, जब मैं लेबर से क्या कराऊंगा मेरे भाई, जब मैं लेबर से एक्स्ट्रा काम करवाऊंगा। जब मैं लेबर से एक्स्ट्रा काम करवाऊंगा ना, तो उससे हम बेसिकली किसका नाम देते हैं, उसे हम नाम देते हैं ओवर टाइम आवर्स का। अच्छा, एक बात अगर आपको खुदा ना खास्ता याद हो, मैंने आपको बताया था कि जो ओवर टाइम आवर्स होते हैं ना, यानी कि अगर मुझे किसी लेबर से एक्स्ट्रा काम करवाना है तो मैं लीगली उसकी मर्जी के बगैर ये नहीं करवा सकता। और ये लॉ पाकिस्तान में भी एज इट इज है, हमारे पास भी यही लॉ है, सही ना। हमारे पास भी बेसिकली क्या है मेरे भाई, हमारे पास भी यही लॉ है। वो ठीक है कि हमारे लेबर्स को पता नहीं है या यहाँ पर बंदा मार के लॉ नहीं फुलफिल हो रहा, तो ऑटोमेटिकली ये छोटे चुन्नू मुन्नू लॉ क्या फुलफिल होंगे। अगर मुझे लेबर से एक्स्ट्रा काम करवाना है तो बीइंग एन एम्प्लॉयर मैं जाके लेबर से पूछूंगा, भाई तेरा मूड है? अगर वो कहेगा हाँ मैं कर लूंगा तो मैं उससे करवा सकता हूं, मैं उससे जबरदस्ती नहीं करवा सकता। अच्छा, अब अगर मुझे लेबर से एक्स्ट्रा काम करवाना है तो मैंने हमेशा कहा था ना कि देखिए, मसला ये है कि अगर आपने किसी से अपनी मर्जी का काम करवाना है ना, तो फिर पैसे उसको उसकी मर्जी के दे, यानी कि उसका रिवॉर्ड का लेवल क्या कर दे मेरे भाई, उसका रिवॉर्ड का लेवल बढ़ा दे। अगर आप उसके रिवॉर्ड का लेवल बढ़ा देंगे, अगर आप उसके रिवॉर्ड की अमाउंट बढ़ा देंगे, तो वो डायरेक्टली आपको क्या होगा मेरे भाई, बेनिफिट हो जाएगा, सही ना। वो डायरेक्टली आपको क्या प्रोवाइड कर रहा होगा, वो डायरेक्टली आपको बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा होगा। तो ओवर टाइम आवर्स काम कराने के लिए मैं लेबर को क्या लालच देता था कि देखो, अगर तुम नॉर्मल वर्किंग आवर्स काम करोगे ना, तो मैं तुम्हें सिर्फ क्या दूंगा, बेसिक पे। लेकिन अगर तुम मेरे लिए ओवर टाइम आवर्स काम करोगे तो जितने घंटे भी तुम एक्स्ट्रा काम करोगे ना मेरे भाई, उसकी तुम्हें दो पेमेंट्स होंगी। एक मैं तुम्हें क्या दूंगा, बेसिक पे। दूसरा मैं तुम्हें क्या दूंगा, ओवर टाइम प्रीमियम। यानी कि नॉर्मल वर्किंग आवर्स पर सिर्फ एक पेमेंट मिलेगी बेसिक पे, ओवर टाइम आवर्स की दो पेमेंट मिलेगी, बेसिक पे भी मिलेगा, प्लस उसके साथ साथ क्या मिलेगा मेरे भाई, ओवर टाइम प्रीमियम भी मिलेगा। ये दोनों चीजें आपको रिसीव्ड हो रही होंगी, सही ना। आपको बेसिक पे भी मिलेगी, प्लस उसके साथ साथ आपको ओवर टाइम प्रीमियम भी मिलेगा। ये दोनों चीजें जो है ना, वो पर्टिकुलरली आपको रिसीव हो रही होंगी। इस चीज को हम ध्यान में रखेंगे। अच्छा, फिर हमने बात पढ़ी भी है कि देखो, बेसिक पे तो हमें पता है ना, डायरेक्ट लेबर की बेसिक पे डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट लेबर की बेसिक पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। फड्डा किसका है मेरे भाई, ओवर टाइम प्रीमियम का। फड्डा किसका है मेरा भाई, ओवर टाइम प्रीमियम का। एक कहानी हम पढ़कर आए थे, मैंने आपको MA1 में भी बताई थी। इनडायरेक्ट लेबर ये मेरा भाई पैदाइशी इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट लेबर मेरा भाई पैदाइशी इनडायरेक्ट है, यानी कि उसकी तमाम तर वैल्यूज बाय डिफॉल्ट क्या होंगी मेरे भाई, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगी। उसका डायरेक्ट एक्सपेंस से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। इसका मतलब है कि इनडायरेक्ट लेबर की बेसिक पे भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है और इनडायरेक्ट लेबर का ओवर टाइम प्रीमियम भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो इनडायरेक्ट लेबर का फड्डा ही नहीं है, इनडायरेक्ट लेबर की लड़ाई नहीं है। लड़ाई किसकी है, देखो, लड़ाई है डायरेक्ट लेबर की। अब ये जो डायरेक्ट लेबर है, इसको भी मैं कितनी पेमेंट्स करूंगा, दो पेमेंट्स करूंगा। डायरेक्ट लेबर को मैं बेसिक पे भी दूंगा और डायरेक्ट लेबर को मैं क्या दूंगा मेरा भाई, ओवर टाइम प्रीमियम भी दूंगा। डायरेक्ट लेबर की जो बेसिक पे होगी वो क्या माना जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस, लेकिन ओवर टाइम प्रीमियम क्या माना जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। दिस वो मर्जी वाले पे भी आएंगे ना।
ठीक है भाई, तो वो आ जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस पे, जिसकी कहानी हमने ये पढ़ी थी कि देखो सबसे पहले हमें याद रखना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट एक्सपेंस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जिसमें हमने ये बात की थी कि डायरेक्ट एक्सपेंस वो एक्सपेंस होता है जिसे मैं एक यूनिट की कॉस्ट में शामिल कर सकता हूं, जबकि इनडायरेक्ट एक्सपेंस वो एक्सपेंस है जिसे एक यूनिट की कॉस्ट में शामिल नहीं किया जा सकता। मैंने आपको ये बताया था कि डायरेक्ट लेबर का ओवर टाइम प्रीमियम इनडायरेक्ट एक्सपेंस इसलिए होता है कि कस्टमर चलता हुआ आया और उसने मुझे कहा कि भाई आप क्या 1 लाख यूनिट्स बनाकर मुझे दे सकते हैं? मैंने कहा जी बिल्कुल दे सकते हैं। उसने कहा ठीक है कि जो यूनिट्स आप बना रहे हैं ना, आपके पास ये लाइन में 6-7 लोग और बना रहे हैं, मैं सबसे जाकर प्राइस ले रहा हूँ, प्राइस कोड ले रहा हूँ और उनका सैंपल चेक कर रहा हूँ, फिर जो पसंद आएगा ना फिर मैं उससे वो यूनिट्स बनवाऊंगा। तो आप मेरे ऊपर एक एहसान करें, आप मेरा ये काम करें कि आप मुझे ये बताएं कि अगर आप मुझे 1 लाख यूनिट्स बनाकर देंगे तो एक तो मुझे अपने प्रोडक्ट का सैंपल दे दें, प्लस मुझे बता दें कि आप 1 यूनिट मुझे कितने का देंगे। मैं 2 दिन के बाद वापस आऊंगा, आपसे प्राइस ले लूंगा और फिर देखूंगा कि अगर मुझे समझ आया तो मैं आपको ऑर्डर प्लेस कर दूंगा, नहीं आया तो जिसका समझ आएगा मैं उसको ऑर्डर प्लेस कर दूंगा। मैंने कहा जी ठीक है। वो चला गया, मैंने बुलाया अकाउंटेंट को, मैंने कहा बेटे अकाउंटेंट तुम आ जाओ। अकाउंटेंट चलता हुआ आया, मैंने कहा अच्छा बताओ अगर हम 1 लाख यूनिट्स बनाएंगे तो 1 यूनिट कितने का बनेगा और मैं कस्टमर को 1 यूनिट कितने का बेच सकता हूँ, मतलब मुझे कॉस्ट कैलकुलेट करके बताओ और प्राइस कैलकुलेट करके बताओ। और अकाउंटेंट ने कहा ठीक है। अच्छा, जब अकाउंटेंट मुड़ के जा रहा था ना तो अकाउंटेंट के जहन में ये था कि अगर कंपनी ये ऑर्डर एक्सेप्ट कर रही है तो इसका मतलब है कि कंपनी को लेबर से एक्स्ट्रा काम नहीं करवाना, हम नॉर्मल वर्किंग आवर्स में ही काम कर लेंगे। तो जब उसके जहन में ये चीज थी कि हम नॉर्मल वर्किंग आवर्स पे काम कर लेंगे और मेरे जहन में भी ये चीज थी कि हम नॉर्मल वर्किंग आवर्स पे काम कर लेंगे, तो उसने जो लेबर की कैलकुलेशन की वो सिर्फ किसकी की? बेसिक पे की। हमने 1 यूनिट की कॉस्ट में जो अमाउंट ट्रांसफर की वो सिर्फ कौन सी थी मेरे भाई? वो बेसिक पे की अमाउंट थी। हमने मटेरियल कैलकुलेट किया, लेबर की बेसिक पे कैलकुलेट की, ओवरहेड्स वगैरह कैलकुलेट करके एक प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाली, उसमें प्रॉफिट ऐड करके प्राइस निकाली 100 रुपए। कस्टमर चलता हुआ आया, मैंने उसको सैंपल दिखाया, 100 रुपए की प्राइस कोड की, उसको मेरा सैंपल पसंद आया, 100 रुपए की प्राइस पसंद आई, उसने कहा ठीक है आज के बाद में मैं आपको 1 लाख यूनिट्स का ऑर्डर देता हूं। कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, वो अपने घर चला गया, मैंने यूनिट्स बनाना शुरू कर दिए। जब 30-35 हजार यूनिट्स बना लिए तो फिर अंदर से आवाज आई कि सर जो टाइम उसको बताया है ना उस टाइम पर ये नहीं कंप्लीट हो पाएगा, अगर इसको टाइमली बेसिस के ऊपर कंप्लीट करना है तो लेबर से काम ज्यादा करवाना पड़ेगा। सही ना, लेबर से काम ज्यादा करवाना पड़ेगा, यानी कि हम आ गए ओवर टाइम आवर्स पर। जब लेबर से ओवर टाइम आवर्स काम करवाए तो बेसिक पे के साथ साथ क्या देना पड़ गया मेरे भाई? ओवर टाइम प्रीमियम। खर्चा बढ़ गया। कस्टमर को फोन किया तो कस्टमर ने कहा कि आप इस अमाउंट को मेरी यूनिट की कॉस्ट में शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप इसको मेरी कॉस्ट में शामिल करेंगे तो ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ जाएगी। मैंने आपको ऑर्डर ही इस वजह से दिया था क्योंकि आपकी प्राइस बाकियों से क्या थी? कम थी। तो मैं इसे 1 यूनिट की कॉस्ट में ट्रांसफर करने की इजाजत नहीं दूंगा। ये खर्चा आप अपनी जेब से भरेंगे बिस्मिल्लाह पढ़कर, मैं दूर दूर तक इस चीज का जिम्मेदार नहीं हूं। इस वजह से कंपनी इस ओवर टाइम प्रीमियम को, जो कि उसे बाद में पता चला था, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद पता चली है, तो ऑटोमेटिकली उसे 1 यूनिट के ऊपर ट्रांसफर नहीं कर सकती, उसे वो 1 यूनिट के ऊपर ट्रांसफर नहीं कर सकती। दैट इज व्हाई इट विल बी कंसिडर्ड एज योर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्या ये बात क्लियर हो गई है? तो जरा हैंडआउट का सवाल नंबर 16 सॉल्व करें, देखिए आपको कितना MA1 याद है, बाकी अल्लाह खैर करेगा। क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करें जरा। चले जी, क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा, निकालना क्या क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जरा गौर से सुनेंगे मेरी बात भाई। डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर क्या आता है? मैंने कहा जी डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आएगा डायरेक्ट लेबर की बेसिक पे। सही ना, डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा डायरेक्ट लेबर की बेसिक पे, एक चीज आएगी बस। जबकि दूसरी तरफ इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आपके पास आएगा इनडायरेक्ट लेबर की बेसिक पे, इनडायरेक्ट लेबर का ओवर टाइम प्रीमियम और डायरेक्ट लेबर का ओवर टाइम प्रीमियम। 3 चीजें आ जाएंगी, ऐसे ही है ना। अच्छा, सवाल नंबर 16 क्या कह रहा है? कंपनी हैज 12 डायरेक्ट लेबर्स हु नॉर्मली वर्क 45 आवर्स पर वीक एट द रेट ऑफ $20 per hour. They also have 8 indirect laborers who normally work 40 hours per week at the rate of $7 per hour. This week they both worked 75 hours and the overtime premium is half of their basic pay. अच्छा जी, डायरेक्ट लेबर है कितने? अब जरा कैलकुलेटर उठा ले मेरा भाई। डायरेक्ट लेबर कितने? 12।
और इन्होंने टोटल कितने घंटे काम किए? 75। तो मैं 12 को मल्टीप्लाई करूंगा 75 से। जी मेरा भाई, अमाउंट बताएं। क्योंकि देखो बेसिक पे तो सारे घंटों की मिलेगी ना। जब बेसिक पे सारे घंटों की मिलेगी तो डायरेक्ट लेबर ने टोटल काम किया था 75 घंटे। हर डायरेक्ट लेबर ने टोटल 75 घंटे काम किया था। अगर एक बंदा 75 घंटे काम कर रहा है तो 12 लोग मिलकर टोटल कितने घंटे काम कर लेंगे? मैंने कहा जी 12 लोग मिलकर टोटल 900 घंटे काम कर लेंगे। तो 12 इंटू 75 विल बी 900। तो मुझे जो डायरेक्ट लेबर को बेसिक पे देनी है वो 900 घंटों की देनी है, और उनका एक घंटे का रेट कितना था? $20। तो 900 इंटू 20 विल बी 18,000। ठीक हो गया मेरे भाई? इसमें कोई मसाइल? फिर हम आए इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। अच्छा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में सबसे पहले क्या आ जाएगा? इनडायरेक्ट लेबर की बेसिक पे। अच्छा भाई, सवाल में इनडायरेक्ट लेबर कितने हैं? 8। और इन्होंने भी टोटल कितने घंटे काम किया है? 75। तो 8 इंटू 75 विल बी 600। इनका रेट पर आवर कितना था? 7। तो ये हो जाएगा 4200। अच्छा, फिर आता है ओवर टाइम प्रीमियम। अच्छा, ये बात याद रखें कि ओवर टाइम प्रीमियम जो है ना, ये हमेशा मिलता है एडिशनल आवर्स के ऊपर। बेसिक पे हमेशा टोटल आवर्स पे मिलती है, ओवर टाइम प्रीमियम हमेशा एडिशनल आवर्स पर मिलता है। एक्स्ट्रा तुमने कितने घंटे काम किए हैं? तो मैंने कहा जी 8। इनडायरेक्ट लेबर कितने थे? 8। सवाल में देखो इन्होंने नॉर्मली कितने घंटे काम करना था? 40 आवर्स, लेकिन इन्होंने काम किया 75 आवर्स। 40 घंटे काम करना था, 75 घंटे काम किया है। तो मुझे बताओ कितने घंटे एक्स्ट्रा काम किया है? 35 आवर्स। हर बंदे ने 35 घंटे एक्स्ट्रा काम किया। तो 8 इंटू 35 280 इंटू बेसिक पे का हाफ, 7 का हाफ कितना हो जाएगा? 3.5। कितना? 280 इंटू 3.5 कितना? 980। और फिर इसी तरीके से डायरेक्ट लेबर का ओवर टाइम प्रीमियम। डायरेक्ट लेबर कितने थे मेरे भाई? 12। इन्होंने भी कितने घंटे एक्स्ट्रा काम किया था? 35 नहीं, इन्होंने 30 किया, क्योंकि इन्होंने नॉर्मली काम करना था 45 घंटे, लेकिन इन्होंने काम किया 75 घंटे। इन्होंने एक्स्ट्रा काम कितने घंटे किया? 30 घंटे। तो ये कितना हो जाएगा? 360 इंटू ओवर टाइम प्रीमियम इज हाफ ऑफ द बेसिक पे। इनकी बेसिक पे थी 20, उसका हाफ कितना हो जाएगा? 10। तो ये हो जाएगा 3600। तीनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंस। बाकी अल्लाह खैर करेगा। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ तक? आप क्वेश्चन नंबर 17 टिक कर लें आप, ये आपका होमवर्क है। इंशाल्लाह उसे नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे।